हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने एसएससी जीडी के टॉप 100 मैथ क्वेश्चंस के सीरीज को शुरू किया था, जिनके दो पार्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसके थर्ड पार्ट, मीन्स कि हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 75 तक हम लोग 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एसएससी जीडी के लिए टॉप 100 मैथ क्वेश्चन ही केवल नहीं है, बल्कि आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स, जैसे कि अभी रेलवे के सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं, आरपीएफ एसआई का पेपर हो चुका है और एएलपी का पेपर हो चुका है, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, इसके बाद फिर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। तो सारे एग्जाम के लिए ये सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन से। 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 8वां हिस्सा और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा का अनुपात 5:4 है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट हिस्सा अगर ए है तो उसका 8वां हिस्सा तो a/8 हो गया, और दूसरे भाग के 5वां हिस्सा, दूसरा भाग का अनुपात निकालना है तो इंटू कर लेते हैं b, और बाय हो जाएगा यहाँ पे 5वां हिस्सा, तो बेटा यहाँ 5 हो जाएगा। बट ये बाय 5 जो करने वाले हैं, इस 5 को ले जाते हैं हम लोग ऊपर, तो ये हो जाएगा इंटू में 5 इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है फ्रेंड्स 5:4। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और 4 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि ए और बी का रेशियो यहाँ पे हो जाता है 2:1। और यहाँ पे 564 दोनों का वैल्यू होगा, मतलब ये 3 का वैल्यू है। 3 का मतलब अगर 564 होता है तो 1 का मतलब देख पा रहे हो कि ये हो जाएगा 188। और हम लोग का यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाता है 188, और बी के प्लेस पे यहाँ पे 188 आंसर दिख रहा है। हालांकि 188 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है, बट यहाँ पर ए का वैल्यू है, बट यहाँ ए का वैल्यू तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट तो इससे डबल होगा। तो हमारा ऑप्शन जो बनता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके इसे बना के देखें कि आप इसे कितने समय में कर सकते हो। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और फ्रेंड्स अपने टाइमिंग को जरूर शेयर करें कि आपने इस क्वेश्चन को कितने समय में किया। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/0.4 प्लस 1/0.04, और इस तरह से 8वां पद तक बढ़ना है। तो ठीक है, हम लोग पहला पद के बारे में बात करें तो ये हो जाता है 1/0.4। अगर इसका हम लोग 0 को यहाँ पे हटाते हैं तो ये आ जाता है 2.5। अगर नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो नीचे में पॉइंट के बाद 0.4 है, मतलब कि ये क्या आ जाएगा 1/0.04। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 100 आएगा। तो अगर ये 4 से इसका इंटू करते हैं तो आ जाता है 25। और आगे इस तरह से सिमिलरली हम लोग बढ़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 250, और इस तरह से सो ऑन। और हम लोग इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे। बट अगर सबका सम निकाले फ्रेंड्स तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2.5 है, ये 25 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये 250 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर इसका सबका सम निकालते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये तो 5 हुआ, और ये कितना हो गया 5 और 2 7, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। और फ्रेंड्स यहाँ पे और भी चीज आगे आने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लास्ट में जो होगा वो 7.5 होगा। 7.5 इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो जाता है। तो हमारा आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये। आप देख पा रहे हो कि अगर हम इधर लेफ्ट साइड बढ़ते जाते हैं तो 7 का सीरीज आते जाता है, तो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, तो ये 2 तो रहेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे आउट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर बन सकता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। अंडर रूट के अंदर 625 है, और 1296 का फोर्थ रूट है, और 1024 का अंडर रूट है। और ये सब का सम क्या ये ग्रेटर है 90 से? तो हम लोग देख लेते हैं। ये 625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। चलिए प्लस ये फोर्थ रूट ऑफ 1296 है, तो ये तो बहुत इजी है, ये 6 वैल्यू होगी इसका। और 1024 का हो जाता है 32। अच्छा, 25 और 6 हो जाता है 31, और अगर 32 को जोड़ेंगे तो हम लोग 62-63 तक ही पहुंच पाएंगे। क्या ये कभी भी 90 से बड़ा हो सकता है? तो नहीं, तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। तो अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट 2 को। तो 729 का पहले रूट है और उसका भी क्यूब रूट है 3। तो 729 का आपको पता होगा कि रूट होता है 27, और 27 का अगर हम लोग क्यूब रूट के बारे में बात करें तो हो जाता है 3, प्लस 256 का अगर हम लोग रूट करते हैं तो हो जाता है 16, और 16 का अगर हम लोग फोर्थ रूट कर देंगे तो फोर्थ रूट हो जाता है इसका 2। तो ये दोनों का सम हो जाएगा फ्रेंड्स 5, और 5 बराबर 5। तो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट 2 करेक्ट होता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो केवल स्टेटमेंट 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये 54 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ पे आप देखिए, दो संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ का 56 गुना है। तो इसका एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 56 गुना।
तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 56/1। तो इन दोनों का देखिए यहाँ पे कि एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 1710, तो यहाँ पे दोनों का सम हो जाता है 57, 57 का वैल्यू दिया है 1710, तो ये चला जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 30, तो एक का वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम बनेगा वो 56 गुना 30 होगा और एचसीएफ बन रहा होगा यहाँ पे 30। और ये आप सबको पता होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एक रिजल्ट होता है। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर को लाएंगे। यहाँ पे देखिए कि एक नंबर तो यहाँ दे दिया है हम लोग का 240, सेकेंड नंबर हम लोग के पास नहीं है तो निकाल लेंगे। एलसीएम तो अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं 56 गुना 30 और एचसीएफ हमारा यहाँ पे 30 है। इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 8 बार में, 8 सत्ते 56, तो हमारा सेकेंड जो नंबर होता है वो 21, मतलब 210 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा? मुझे तो लगता है इस पूरे सीरीज में ये तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हालांकि इसको अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं कि 2 नंबर को जोड़ के 5 आता है और वही दोनों नंबर को अगर हम लोग इंटू कर दें तो 6 आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे 3 और 2 पे ये पॉसिबल हो सकता है। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 3 और 2 को गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो सिंपली हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बी का वैल्यू भी 3 हो जाए, ए का वैल्यू भी 3 हो सकता है, तो ये इंटरचेंज हो सकता है, बट यहाँ पे उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों का सम निकालना है। तो यहाँ पर भी सिंपली हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे इसके प्लेस पे और इंटू 3, ये हो जाएगा 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13, 13 3 39, तो 39 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याएं ए, बी और सी का औसत 63 है। यदि पहली संख्या जो ए है, संख्या बी और सी के योग के 3/4 है, संख्या बी और सी के योग का 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी प्लस सी, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 3/4। और फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है तीनों संख्याओं ए बी सी का औसत दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम क्या हो जाएगा? 63 इंटू 3। अच्छा, यहाँ पे जो होगा वैल्यू ये हो जाएगा 7 और 7 यूनिट का वैल्यू अपना ये हो जाएगा कंप्लीट 63 इंटू 3। तो एक का वैल्यू कितना हो जाता है? यहाँ पे 7 से इसको काट देते हैं तो 7 9 63, मतलब कि 27। हम लोग को निकालना है वैल्यू ए का, तो अगर एक का वैल्यू 27 है तो 3 का वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा? 27 या 81। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए के पास कुल 4655 रुपया है। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15 भाग बी के पास मौजूद राशि का 2/5 भाग के बराबर है, तो ठीक है, यहां से कर लेते हैं। ए का 4/15 ये बराबर है कितना फ्रेंड्स? बी के 2/5 के। तो दोनों का रेशियो सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं, तो 5 दिया 15 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तो ए बाई बी यहां से आ जाता है 3/2। बी के पास मौजूद राशि धनराशि क्या होगी? दोनों का सम हो जाता है यहाँ पे 5, अब 5 का मतलब दिया हुआ है 46 55, 5 इसको काट लेते हैं, 5 9 45, 1 बच गया, 5 3 15, 5 कम 5, और हमको निकालना है बी का यूनिट, तो बी का निकालेंगे तो 931 दूना कितना हो जाएगा? 1862। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी संख्या को, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है पर फिर भी यह क्वेश्चन अच्छा खासा है। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं का 140% हो जाता है। कोई नंबर अगर 100% है, अगर हम उसमें 40% इंक्रीज कर देते हैं तो वो 216 से बढ़ जाता है, मतलब इस 40% के वजह से बढ़ गया कितना हमारा? 216। तो हम लोगों को वह संख्या चाहिए, मतलब 100% वो नंबर चाहिए, तो सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं? 2.5 से इंटू कर देते हैं, 2.5 मतलब 5/2 से इंटू कर देते हैं, तो ये 100 बन जाएगा। तो इसे भी हम लोग 5/2 से इंटू करते हैं, 2 से ये चला जाएगा 108 बार में, तो कितना हो जाएगा? 540। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची गई और शेष वस्तुएं 25% हानि पे बेच दी गई। तो चलिए यहाँ पे 100 वस्तुएं हैं और इसको 2 तरह से बेचा गया है, एक 25 वस्तुओं को अलग और 75 वस्तुओं को अलग। तो अगर दोनों का रेशियो निकाल ले तो ये 1 और 3 होगा, और 25 वस्तुओं को मतलब कि ये एक यूनिट को बेच दिया जाता है 25% लाभ पे, तो हम लोग प्लस 25% कर लेते हैं, और जो शेष वस्तुएं जो 3 यूनिट बच रहा है इसे बेच दिया जाता है माइनस 25% हानि पे, तो माइनस 25% कर लेते हैं। तो फाइनली जो यहाँ पे होगा 25% पे एक वस्तु को बेचा गया है, तो 25% का इसको अभी प्रॉफिट हो रहा है इस एक वस्तु पे, लेकिन इस 3 वस्तु पे कितना हो गया? 75 का नुकसान। तो फाइनली जो इसका नुकसान हो रहा है वो हो जा रहा है
-50 यूनिट, और इस 50 यूनिट कितने वस्तुओं पे, ये टोटल वस्तुएं यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स 4। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो ये कट जाएगा 4 से 12.5 बार में, तो 12.5 इसका फाइनल नुकसान होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया है, एक दुकानदार इसे 20% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। तो जब भी ये डिस्काउंट दिया रहे और लाभ या हानि दिया रहता है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 - डी एंड 100 + पी। तो 100 - डी डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे 20% का, तो ये हो जाएगा 80, और 100 + पी मतलब कि यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है, तो 110। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो सीपी से एमपी का रेशियो हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ से 8/11। अंकित मूल्य दिया हुआ है 660, तो यहाँ 11 का वैल्यू दिया हुआ है 660 रुपए, तो ये इसका 60 गुना दिख रहा है, तो इसका 60 गुना भी हो जाएगा सीपी। तो यहाँ हो जाएगा 8×48 मतलब 480, तो इसका सीपी हो गया। और बोला है कि इसे 470 में बेच दिया जाए। अब सोचिए कि सीपी इतना है, इसको बेचा जा रहा है 470 में, तो अभी तो इसको नुकसान दिख रहा है कितना 10 का नुकसान है कितना सीपी 480 × 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाता है। आप देख पा रहे हो कि 48 दूना 96 मतलब 2 पॉइंट समथिंग का लॉस हो रहा है। तो 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, हम लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर पर इतना वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे कि मिश्र धन दिया हुआ है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 3 साल में कितना मिल जाएगा 6 × 18% मीन्स। और यहाँ पे अगर मिश्र धन यह दिया हुआ है तो ये 118% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 14,160। तो अगर हम लोग 100% का वैल्यू निकाल देते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 14,160 बटा 118 गुना 100। तो ये तो हमारा पी है, और इसी पी पे हमको निकालना है, इसी धनराशि पर समान ब्याज दर से उसी ब्याज दर से 6/100 और इंटू, और यहाँ पे 4 × 12 और 2 14/3। तो ये हमारा हो जाता है क्या इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे डिजिटल सम अगर लगा लेते हो, अगर डिजिटल सम आपका फिट हो जाता है तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो पहले तो 3 को हटा लेते हैं, 3 दूना 6 हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ थोड़ा डिजिटल सम का यूज करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 8 और 2 10 हो गया, 10 का मतलब 1, तो नीचे का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर जरा हम लोग देख लें कि डिजिटल सम क्या होता है। तो यहाँ से 6 4 10 11 12, 12 का मतलब यहाँ से 3 हो गया, और ये 2, तो 3 दूना 6, तो 6 हो गया, और यहाँ से 4 और 1 5, और 5 और 6 × 30, 30 का मतलब 3, डीएस इसका 3 हो जाता है। अगर डीएस 3 वाला ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है तो वही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए कि 8 और 2 10, यहाँ तो डिजिटल सम 2 हो गया, तो आंसर ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो 9 को हटा देते हैं, 3 2 5, यहाँ पे डिजिटल सम 5 हो गया, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। 3 4 5 और 1 6, ये तो डिजिटल सम 6 हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कि 3 और 6 को 9 को हम लोग आउट कर दिए, तो यहाँ पे बचता है क्या 3, तो 3 यहाँ पे डिजिटल सम है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप देख पा रहे हो कि बिना हम लोग सॉल्व किए डीएस के सहारे इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीने, 1 वर्ष और 4 महीने के बारे में बात किया जा रहा है फ्रेंड्स। 4 महीने के हो तो हम लोग 4/12 मतलब कि 1/3 तो लिख ही सकते हैं, मतलब 3 वर्ष। 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए तो हम लोग का 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूरा लग जाएगा, लेकिन अगले वर्ष तो पूरा वर्ष तो कंप्लीट नहीं है, तो 1/3 वर्ष है, तो 1/3 ही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब 9 का 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, केवल 3%। तो चलिए यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 3% है, तो इसका ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं कि इसका कितना आता है ये दोनों टाइम पीरियड में। तो ये हो जाएगा 9 + 3 प्लस 9 × 27 और डिवाइडेड बाय 100। ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12, तो 12 27 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 12 27 हो जाता है इसका ओवरऑल परसेंटेज, मीन्स इसका सिंपली हम लोग बोले तो सीआई निकल गया हम लोग का। तो इतना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, कितना पैसे का 20,000 रुपए का। तो 20,000 और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ से आउट हो जाएगा। अब देख पा रहे हो कि 1227 दिख रहा है और इसको 2 से गुना करना है, तो ये 2454 तो होगा, और 2454 हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, और यही हमारा राइट आंसर होगा भी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आपको ऐसे लगाना ही होगा। तो ये तो मैं इतना लिख के बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट आपको थोड़ा माइंड में भी कैलकुलेट करना होगा कि चीज़ें क्या हो रही है। तो अगर इसका सक्सेसिव आप दिमाग में ही निकाल लेते कि 9 3 12 27 अगर दिख रहा है तो 2454 इसका आंसर ही होगा, क्योंकि इसको 2 से तो इंटू होना ही है। तो अगर 12 27 है तो ये 2454 2 गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप इससे फॉर्मूला पे लग जाते हो ना तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे डिग्री के हेल्प से। आपको शायद डिग्री के बारे में पता होगा, जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि इसका पावर में 1 है, 1 है, 1 है, तो इन तीनों एक्सप्रेशन से हम लोग का डिग्री निकलता है 1, और इधर हम लोग का डिग्री 1 है, 1 है, तो फाइनली ये 2 डिग्री हुआ। अब प्लस में डिग्री को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये 2 हो गया, 1 1 है, ये 1 1 है, ये भी 1 है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट से हम लोग का डिग्री 2 निकलेगा। तो यहाँ से जो डिग्री निकलेगा वो 2 निकलेगा। यहाँ से तो 1 1 1 है, तो यहाँ पे 3 है। तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना फ्रेंड्स, वो आपको पता होगा कि सबसे हाईएस्ट पावर का हम लोग डिग्री को लेते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होता है उससे हम लोग डिग्री में काउंट करते हैं। तो हालांकि यहाँ से 2 और 1 3 तो यहाँ भी दिख रहा है और 3 यहाँ भी दिख रहा है, मतलब कि ऊपर का जो डिग्री होगा ना फ्रेंड्स वो होगा 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो यहाँ से 1 और 1 है, तो फाइनली यहाँ से 1 निकलने वाला इनटू में होता है, तो इससे भी 1 और इससे भी 1 और तीनों इनटू में होगा तो प्लस हो जाएगा सब डिग्री, और नीचे भी इसका डिग्री हो जाता है 3। तो डिग्री ऊपर 3 और नीचे से 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारा जो आंसर होगा वो डिग्री 0 वाला होगा। और इसमें तो डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है, ठीक है, क्योंकि पावर में तो 1 है। और ऑप्शन नंबर सी पर जरा गौर करें तो इसका डिग्री 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को डिग्री के हेल्प से आप बहुत तेजी से कर सकते थे। हाँ, बशर्ते आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट अगर पता होगा और पॉलिनोमियल की डिग्री के साथ हम लोग कैसे डील करते हैं, अगर ये आपको पता होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही तेजी से आप आसानी से कर पाते। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है फ्रेंड्स, जिसमें से 64 मीटर, 120 मीटर और 136 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार खंड है। चलिए, एक त्रिभुजाकार खंड इस तरह से दिया हुआ है फ्रेंड्स, और तीनों का जो साइड है वो दिया हुआ है 64 मीटर और 120 मीटर और 136 मीटर। फ्रेंड्स, त्रिभुज के केस में जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट बैठा के देखते हैं कि अगर वो फिट हो जाता है ट्रिपलेट में तो उसका एरिया निकालना बड़ा इजी हो जाता है। फिर हम लोग को हीरोन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस केस में विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है तो हीरोन लगाना पड़ जाता है। तो इससे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर ये ट्रिपलेट फिट हो जाए तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, और वहां पर फिर हम लोग को एरिया निकालना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बड़ा इजी हो जाएगा। तो हम उधर देख लें कि ये कितना आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 8 गुना 8 64, इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये 8 गुना 15 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग 8 से कर ले तो 8 गुना 17 हो जाएगा। तो आप गौर कर रहे हो कि यहाँ पे 8 15 और 17 ये हमारा हो जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, जिसमें सारे नंबर्स में 8 के साथ इंटू है। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है 8 15 17 वाला, ये तो हमारा ट्रिपलेट तो फिट हो गया। तो ये सबसे बड़ा नंबर 8 और 17 वाला जो दिख रहा है 136, ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और आपको पता होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है इस ट्राइंगल के एरिया के लिए, तो यहाँ 90 डिग्री बना। तो ये तो हमारे काम का नहीं है, तो इसका हाफ और बेस हो जाएगा हमारे लिए ये 64, और इसके लिए हाइट हो जाएगा फ्रेंड्स 120। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो हमारा जो एरिया बनता है इस वाले ट्राइंगल का वो बनता है 32 गुना 120। अब आगे बोला है कि इस आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, मतलब कि इसका एरिया इतना के बराबर है। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। तो यहाँ पे करेंगे, इसमें हम लोग x सपोज कर ले, यहाँ पर भी x सपोज कर ले, तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15 और x स्क्वायर से 15 से इसे काट देते हैं 8 बार में। तो यहाँ पे जो होगा वो x स्क्वायर का वैल्यू होगा 32 अट्ठे हो जाता है 256, तो x का वैल्यू हो जाता है 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निकालना है हम लोग को परिमाप, तो यहाँ परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब हो गया 8x, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू, और x का वैल्यू हम लोग लाए हैं फ्रेंड्स 16। तो फाइनली जो आंसर होता है हमारा 256। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 8 और 12 है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग भुजा ले लेते हैं ये 8 और इसको ले लेते हैं 12। दो समान भुजाओं को मिलाने वाले जो शीर्ष होता है उससे अगर हम लोग एक हाइट खींचते हैं तो इस भुजा को ये 2 भागों में बांट देता है। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो ये हो जाएगा 8 8 64 और माइनस ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हम लोग का हाइट आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर हाइट आ जाता है तो ट्राइंगल का एरिया निकाल पाएंगे आसानी से, क्योंकि हम लोग का बेस है, हाइट नहीं है। तो 64 में से 36 जाता है तो आ जाता है 8 और 5 में 3 गया तो 28। यहाँ पे आ गया √28, तो ये हो जाएगा 2√7। ये 2√7 है फ्रेंड्स। आप देख भी पा रहे हो यहाँ से कि अगर ये 2√7 आ गया तो ऑप्शन जो हमारा बनता है वो ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है आंसर, क्योंकि ये हो जाएगा फाइनली हाफ इंटू बेस का 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√7। 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो 12√7 तो आंसर होगा ही।
तो ऑप्शन तो हम लोग ऐसे भी √7 देख के ही आंसर अंदाजा लगा सकते थे कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका टीएसए दिया हुआ है, तो टीएसए का फॉर्मूला जो टोटल सरफेस एरिया होता है फ्रेंड्स, उसके लिए हो जाता है क्या, 2πr r प्लस h। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीएसए का वैल्यू दिया हुआ है 748 बराबर 2, और ये हो जाएगा 22/7, यहाँ पे r, और ये r प्लस h, देखिए यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है 17। तो चलिए यहाँ तो हो गया। अब इसको हम लोग 22 से काट सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 22 × 66, और यहाँ पे हमारा बचता है 8, अब 22 × 88, और यहाँ से देखिए 17 और 2, 17 दूना 34 से 34 आउट हो जाता है, तो r का वैल्यू हो जाता है फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फ्रेंड्स पूछा गया है कि बेलन की ऊंचाई क्या है। अगर यहाँ पे r प्लस h का वैल्यू दिया हुआ है 17 और r का वैल्यू अगर 7 है तो h तो 10 ही होगा, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये सब क्वेश्चन छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है। आप जैसे ही ये सब क्वेश्चन छोड़े, कंपटीशन आउट, आप रेस से वहीं पे बाहर हो जाओगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PQRS 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं तो वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया का लाभ कमाता है। तो P और Q को मिलाकर कुल कितना, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि P और Q मिलाकर, तो मतलब कि 7 और 4 11, तो 11 का मल्टीपल तो आंसर होगा ही। अगर 11 का मल्टीपल से बात बन जाता है तो इस 6680 का हम लोग यूज भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा हम लोग 11 का मल्टीपल देख लें, 6 4 10 और 8 8 16, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये ना 0 आया ना 11 का मल्टीपल आया। 4 और 5 9 और 2 और 4 6, ये भी नहीं आया। 4 और 2 6 और 1 और 4 5, ये भी नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए 3 7 10 और 6 4 10, 10 में 10 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाता है, और यही एक 11 का मल्टीपल दिख रहा है, और हम लोगों का आंसर तो 11 का मल्टीपल वाला ही होगा, तो डी इज द राइट आंसर। इस 6680 का हम लोग यूज भी नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को तो देख के ही ओरली बनाया जा सकता था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिश्रण में 35 लीटर मात्रा दूध और पानी का अनुपात इतना है। यदि इस मिश्रण से 4 लीटर पानी निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसे इसका मात्रा निकाल के भी कर सकते हो या डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे मात्रा से ही निकाल देता हूँ कि 3 और 2 5, 5 का मतलब 35 दिया है, तो 5 का मतलब अगर 35 दिया है तो 1 का मतलब 7 होगा ना फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 21 लीटर, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 लीटर। तो 4 लीटर इससे पानी निकाल देना है, तो 4 लीटर इससे हम लोग पानी को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 10, और 4 लीटर इसमें दूध मिला देना है तो ये हो जाएगा 25। सिंपल है। अब दोनों का रेशियो निकालना है, 5 दूना 10 और 5 25, तो हो जाता है 5:2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, आप इसे डायरेक्ट रेशियो से भी निकाल सकते थे, मैंने इसका क्वांटिटी भी निकाल दिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, चलिए ये सब क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी होता है। ए प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए कर सकते हैं 20 दिन में। तो सबका एलसीएम फ्रेंड्स आ जाएगा 60, तो ये 10 छक 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। बट यहाँ पे गौर करें फ्रेंड्स, ए और बी दोनों मिला के कैपेसिटी 6 है, बी और सी मिला के 4 है, और सी और ए मिला के 3 है। तो 2 बार ए प्लस बी प्लस सी सबका हम लोग सम निकालते हैं, तो ये सब 2 टाइम हो जाएगा। तो 2 बार ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 4 10 और 3 13। तो एक बार ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13/2 मतलब 6.5। अच्छा, वे सभी 8 दिन तक काम करते हैं। अगर 8 दिन तक काम करते हैं वे लोग, अगर वे लोग 8 दिन तक काम करते हैं तो 8 दिन में उन लोग काम का कितना हिस्सा कर दिए होंगे, 6.5 मतलब कि 13/2 ही ले लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, मतलब कि 13 चौके 52, मतलब 52 यूनिट तो काम खत्म हो गया। अब केवल बचा हुआ है 8 यूनिट काम, और इस 8 यूनिट का काम कौन करने वाला है, सी अकेले। तो सी का कैपेसिटी तो यहाँ अकेला तो है ही नहीं, बट यहाँ से निकाल सकते हैं कि तीनों मिलाकर अगर 6.5 है और ए और बी मिलकर 6 है, कंफर्म ये इतना दूर तक अगर 6 है तो ये 0.5 ही होगा, तो ये 0.5 होगा, और ये 1/2 बन के 2 ऊपर जाएगा, तो 8 दूना 16, तो ये 16 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गृहनगर जाता है और 22 किलोमीटर गति से वापस घर आता है। उसे घर और गृहनगर के मध्य की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि उसे कुल 21 घंटे का समय लगता है तो वाई का मान क्या होगा। सिंपल है क्वेश्चन कि 360 किलोमीटर गया था ये 40 की स्पीड से, प्लस और वापस जो 360 आया वो वाई की स्पीड से आया, और इसको टोटल टाइम यहाँ पे जो टाइम लगा और यहाँ पे जो टाइम लगा, ये पहला टाइम है, दूसरा टाइम है, जाने का समय आने का समय, ये दोनों को मिला के समय लगा इसको 21 घंटे का। तो यहाँ से ये कितना बार में चला जाएगा, 9। तो 9 अगर इधर माइनस कर देते हैं तो 360
एंड डिवाइडेड बाय वाई, 21 में से 9 चला गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बचता है 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 या 36 मतलब 30। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड होगा फ्रेंड्स 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? अब इससे ही ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना इसको ट्रेवल करना पड़ गया? 212 हो गया ट्रेन का खुद का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई है 188। तो यहाँ पे 212 प्लस 188 हो गया 400 मीटर का डिस्टेंस। और टाइम और जो यहाँ स्पीड है फ्रेंड्स वो दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो टाइमिंग जो लग जाएगा वो हो जाएगा 400 एंड डिवाइडेड बाय 45। बट यहाँ पे ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 और ऊपर जाएगा 18। 9 से काटते हैं, 9 5 45, 9 दूना 18। 25 से काटते हैं तो 25 से हो जाएगा, 25 को 16 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 400 और 16 दूना 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 32 सेकेंड। तो ऑप्शन जो डी होता है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इसे धारा के दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। तो धारा के विपरीत दिशा, और यहाँ पे धारा की चाल दिया हुआ भी है। यहाँ पे आप देखो कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस, 34 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत तो ये x माइनस वाई हुआ। और ये 40 किलोमीटर जाता है धारा के साथ साथ तो ये x प्लस वाई हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें टाइमिंग क्या किस में ज़्यादा लग रहा होगा? ऑब्वियस ही बात है कि टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा होगा तो इसको हम लोग यहाँ से 25% अधिक कर देते हैं, मतलब 4 का चीज 5। तो ये हो जाएगा इसका इक्वल। तो ये इक्वल में हो जाएगा 4 से 5। तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 4 से ये कट जाएगा ये 10 बार में, और इसको काट देते हैं हम लोग 2 से ये 5 बार में जाता है और ये 17 बार में। अगर हम दोनों का रेशियो देखें तो x प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय x माइनस वाई ये हो जाएगा 25/17। और अगर हम लोग यहाँ पे CND सिंपली लगा लें तो ये हो जाएगा x बाई वाई। 25/17 हो जाएगा फ्रेंड्स 42 एंड डिवाइडेड बाय 25 में से 17 चला गया तो 8। इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल हो जाता है 21/4। और ये जो दिया हुआ है y ये तो धारा की चाल है, और 4 का मतलब अगर दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड, तो नाव का चाल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 21 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो डी ऑप्शन बनता है राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमेश और उसकी पत्नी की आयु 40 वर्ष और 36 वर्ष है। ठीक है, तो ये रमेश है और उसकी वाइफ है, दोनों का जो आयु है वो दिया हुआ है फ्रेंड्स कि इसका 40 है और इसका 36 है। यदि उनके बेटे और 2 बेटियों, तो उसका सन और 2 बेटी, तो डॉटर 1 एंड डॉटर 2, इनका जो औसत आयु है वो 13 वर्ष है। तो 13 वर्ष है तो तीनों का हम लोग अगर सम निकालें तो सिंपल है, 13 × 39 हो जाएगा। तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या है? तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं रमेश और उसकी वाइफ का जो सम होता है वो होता है 76, और यहाँ से तीनों बच्चों का होता है 39। तो हो जाएगा 9 और 6 15 और 7 और 3 10 और 1 11, 111 सबका सम हो गया फ्रेंड्स। तो 111 डिवाइडेड बाय 5 लोग हैं तो 5 से इंटू करते हैं और ये कट जाएगा सीधा 23 बार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 23 होगा। ए इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था ये, सिंपली हम लोग सम से इसको बना लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये 74 नंबर एक ग्राफ का क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ऋणों पर दिए गए ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे दिख रहा है कि लोन पे दिया गया है कितना? आप देखो शायद ये आपको छोटा दिख रहा होगा, ये दिया हुआ है 22.5%। और परिवहन ट्रांसपोर्ट पे कितना दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यह है 17.5%। तो 17.5 और 22.5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है फ्रेंड्स? 5%। और यहाँ पूछा क्या गया है कि वैसे कितना प्रतिशत अधिक है? तो सिंपल ये 5% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इस सीरीज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में इतना ये विकेट लिया और डाटा का माध्यिका क्या है? माध्यिका निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको पता होगा कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना होता है। बट अरेंज करने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि आपको अरेंज करने में टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 15 मैच है तो ये तो नंबर 15 ही होगा। ये कंफर्म है कि 15 बार विकेट इस तरह से लिया गया है। तो 15 विकेट है तो यहाँ पे नंबर तो 15 है, मतलब कि 7 इधर होगा, 7 इधर होगा, और जो बीच वाला नंबर होगा 8th नंबर, जो 8वां नंबर होगा वही हमारे लिए क्या बनेगा फ्रेंड्स? मीडियन। तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग का 8वां नंबर क्या होगा, वही हमारा मीडियन होगा। सिंपल। तो चलिए यहाँ से गिनते हैं। पहला नंबर 0, ये आउट हो गया। दूसरा भी 0 है, तीसरा भी 0 है, चौथा मेरा 1 है, 5वां मेरा 1 है, छठा मेरा 2 है,
और 7वां जो होगा वो 2 होगा, और भी मेरे पास 2 है तो 8वां भी कहीं ना कहीं 2 होगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि 8वां नंबर हमारा 2 बनता है और यही हमारा होगा मीडियन। तो इसका जो मीडियन होगा वो 2 होगा और हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पार्ट 3, मीन्स कि इस टॉप 100 मैथ क्वेश्चंस के 75 क्वेश्चन। इसका जो लास्ट पार्ट 4 होगा उसे मैं जल्द ही लेके आऊँगा। तो हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे और सीखते रहिए। जिनका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम अपकमिंग डेट्स में आने वाले हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर हमारे सेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए